नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विस्तृत चर्चा करी थी किशोरावस्था के संदर्भ में। इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं विकास के विभिन्न सिद्धांत। हम मुख्य 7 सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और इसे जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया था इसका नाम है सिगमंड फ्रायड। दूसरा सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, इसे भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। क्योंकि दोनों ही सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए थे, इसलिए इन दोनों को एक ही जगह पे हम पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत के टॉपिक के अंतर्गत। तीसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे जीन पियाजे ने दिया था। चौथा है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, जिसे वाइगोत्स्की ने दिया था। पांचवा है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन ने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्गर ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत पावलाव, स्किनर, बंडूरा और नॉम चॉम्स्की ने दिया था। तो ये मुख्यतः 7 सिद्धांत हैं जिसको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और इसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड, और ये निवासी थे वियना, ऑस्ट्रिया के। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में मन की 3 दशाएं बताई हैं। पहला है चेतन मन, जिसे मस्तिष्क का 1/10वां भाग माना जाता है, और चेतन मन को मस्तिष्क का जागृत अवस्था भी मानी जाती है। दूसरा है अवचेतन मन, जिसे मस्तिष्क का 9/10वां भाग माना गया, और इस भाग में कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा दमित इच्छाओं का भंडारगृह होता है। तीसरा है अर्धचेतन मन। यह चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है। याद की हुई बातों का अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना आदि बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में विभक्त किया है, और इसके ऊपर हर प्रत्येक पेपर के दौरान आपको प्रश्न नज़र आता है, तो आपको इस तीनों जो पॉइंट है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। चेतन मन कितना प्रतिशत होता है, अवचेतन मन कितना प्रतिशत होता है, कितना भाग होता है, अवचेतन मन के अंदर किन चीज़ों का भंडार रहता है, अर्धचेतन मन कौन सी अवस्था को कहा जाता है। इस प्रकार से तीनों पॉइंटों पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड ने एक उदाहरण के द्वारा चेतन, अर्धचेतन व अवचेतन को समझाया था, और इसके ऊपर भी यदा कदा प्रश्न पेपरों के अंदर पूछे गए। उन्होंने कहा था कि बर्फ़ की एक चट्टान जो पानी में डूब रही है, तो उसका अधिकांश भाग पानी में डूब गया है, जिसे अचेतन मन कहा जाता है, तथा कुछ भाग पानी के ऊपर है, जिसे चेतन मन कहा गया था। वह दोनों के बीच का जो भाग है उसे अर्धचेतन कहा गया था। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहला है ईदम, या जिसको बोलते हैं ईद, जिसका दूसरा नाम सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और ईदम प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के पास इच्छाओं का भंडार गृह रहता है। इच्छाओं की असीमित भंडार है उनके पास, उन्हें परिणाम की कोई चिंता नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति समाज में कुसमायोजित रहते हैं। सेकंड है अहम, या वास्तविक सिद्धांत। ये बहुतायत में पाए जाते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले, और इन्हें परिणाम चाहिए, परिणाम के बारे में सोचते हैं, और ये समायोजित भी होते हैं, समाज में आराम से समायोजित कर लेते हैं। और तीसरा है परम अहम, या कह सकते हैं सुपर ईगो। इसमें क्या होता है, नैतिकता, आदर्शवादी बातें बहुत अत्यधिकता में हो जाती है,
तो यह यदा कदा समायोजन में आ जाते हैं और यदा कदा कुसमायोजन की स्थिति में भी रहते हैं। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसमें उसने माना है कि जीवित बातें हैं जो क्रिएटिवनेस की ओर ले जाती हैं, सृजनात्मकता की ओर ले जाती हैं, और जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है वो नाशवान या विनाशकार प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार उन्होंने एक चौथा पॉइंट दिया है स्वमोह, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म फ्रायड का मानना है अपने आप में मस्त रहने व अपने आप से मोह करने की क्रिया को नार्सिसिज्म कहा जाता है। तो बहुत बार प्रश्न पेपर के अंदर ये प्रश्न आ जाता है, नार्सिसिज्म किसे कहा जाता है, नार्सिसिज्म कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें नार्सिसिज्म का अर्थ है कि स्व या खुद से मोह रखने की क्रिया को नार्सिसिज्म कहते हैं। फ्रायड ने 5वां बिंदु जो बताया अपने सिद्धांत में वो है लिबिडो। सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। सिगमंड फ्रायड ने जो कामुकता इंसानों में पाई जाती है उसे उसने लिबिडो नाम दिया था। तो पेपर के अंदर आता है लिबिडो का सही अर्थ है, तो उसका सही अर्थ होता है काम प्रवृत्ति से, और यह प्रत्येक इंसान में पाई जाती है और अगर इसका दमन किया जाता है या दबाया जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। नेक्स्ट है ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों के पास ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं तथा लड़कियों के पास इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करते हैं। तो उन्होंने माना था कि लड़कों और लड़कियों में एक अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है जो कामुकता का कारण होती है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस के कारण लड़के माता की ओर आकर्षित रहते हैं और लड़कियां पिता की ओर आकर्षित। 7वां पॉइंट फ्रायड ने अपने सिद्धांत में माना है शैशव कामुकता। शैशव कामुकता की बात पर फ्रायड व जुंग जो उनके शिष्य थे के बीच मतभेद हुआ तथा मतभेद के उपरांत जुंग ने एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे विश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अब शैशव कामुकता को फ्रायड ने अपने सिद्धांत में महत्व दिया है, परंतु जुंग जो उनका शिष्य था उसने उनका विरोध किया था और उसके इस विरोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना एक नया मत दिया जिसे उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा समझा। सेकंड सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। यह सिद्धांत के प्रवर्तक भी सिगमंड फ्रायड है और सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। काम प्रवृत्ति बालक में जन्म से पाई जाती है तथा भिन्न भिन्न होती है। सिगमंड फ्रायड का मानना था कि बालक में काम प्रवृत्ति जन्म से होती है और विभिन्न स्तरों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। पहला जो अवस्था है वो है मुखी अवस्था जिसे 0 से 1 वर्ष कहते हैं, जब बच्चा स्तनपान करता है। इसलिए इस अवस्था में काम प्रवृत्ति या कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित रहती है। दूसरा जो अवस्था है वो गुदीय अवस्था मानी जाती है, 1 से 3 वर्ष। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुदा क्षेत्र में केंद्रित होती है। इसमें बालक आक्रामक, जिद्दी व धारणात्मक होता है। गुदा प्रवृत्ति में अर्थात कुछ चीज़ों को रोकने की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है और इस अवस्था में वह आक्रामक नेचर का रहता है, जिद्दी होता है और धारणात्मक प्रवृत्ति का होता है। तीसरा है लैंगिक अवस्था, 3 से 6 वर्ष। इस अवस्था में लड़कों में ओडिपस तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। जब 3 से 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो अपने जननांगों की तरफ देखता रहता है, लड़का लड़की दोनों ही देखते रहते हैं ये क्या है। नेक्स्ट है चौथा अदृश्य अवस्था, प्रसुप्ति असशक्ता अवस्था, जिसे 6 से 12 वर्ष माना गया। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, यह शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं रहती। अर्थात बाल्यावस्था की अवस्था में बच्चों में किसी प्रकार की काम वासना नहीं पाई जाती है
या काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, पूर्णतः अदृश्य हो जाती है और इस दौरान सर्वाधिक विकास भी होता है बच्चों का। नेक्स्ट है 5वां, जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद। यह मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में काम शक्ति का प्रयोग संतानोत्पत्ति हेतु किया जाता है। 12 वर्ष के बाद जब किशोरावस्था में आता है तो जिसे जननेंद्रिय अवस्था भी किया जाता है, और यहाँ पर उसके अंदर मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है। तो इस अवस्था में वह इस काम प्रवृत्ति का उपयोग संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इन 2 मुख्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ाई करिए जो फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों की मदद करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।